पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे एंजाइटी के बारे में। और एंजाइटी डिसऑर्डर्स में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी जिसे कहते हैं उसकी जानकारी हमने ली। तो उसके सिम्टम्स क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो एक और कंडीशन है जिसको ओसीपीडी कहते हैं, जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। या कुछ लोगों में ऐसी ट्रेट्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल उनको पंक्चुअलिटी बहुत पसंद है, टाइम पर आना, टाइम पर चीजें शुरू करना बहुत पसंद है। अगर कोई डिले हो जाता है तो वो इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, उनका सुकून खो जाता है। फिर चीजें जगह पर रखना, और चीजें जगह पर नहीं मिली फिर भी वो चिड़चिड़ करने लग जाते हैं। तो एक तरह का परफेक्शनिज्म उनके स्वभाव में होता है। तो जैसे टेबल है, तो टेबल पर चीजें इस तरह से रखनी है, सीधी तरीके से रखनी है। अगर कोई बुक ऐसी टेढ़ी रखी है समझो, तो उसको जब तक वो सीधा नहीं करते तब तक उनको चैन नहीं पड़ता है। तो ऐसा भी कुछ लोगों का स्वभाव रहता है। तो एक टाइप का परफेक्शनिज्म उनके चीजों में झलकते रहता है। तो जैसे बेडशीट है, तो बेडशीट में अगर रिंकल्स है तो उसको जब तक वो सीधा नहीं करते तब तक उनको चैन नहीं पड़ता है। या फिर कोई उनके बेड पर बैठ गया और उसकी वजह से फिर बेडशीट में रिंकल्स आ गए, तो वो बेचैन रहते हैं। अभी कोई गेस्ट है, उसके सामने कैसे वो सब करें। तो जब तक वो करते नहीं तब तक वो बेचैन रहते हैं। तो ये जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी है, वो जो ऑब्सेशन है टू हैव थिंग्स इन अ सर्टेन वे। ऑब्सेशन मतलब एक जुनून होता है उनको कि जब तक वो चीजें उस तरीके से ना हो तब तक उनको चैन नहीं पड़ता है। और कंपल्शन है, कंपल्सिव पर्सनालिटी है कि जब तक वो ठीक नहीं करते तब तक उनको चैन नहीं पड़ता है। लेकिन इसे ये ओसीडी से अलग है, ये समझना जरूरी है। तो कैसे, दोनों में से क्या फर्क क्या है। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी ट्रेट जो है या डिसऑर्डर जो है वो बहुत ही यंग डेज से रहता है। मतलब जैसे आपकी पर्सनालिटी फॉर्म होती है और आपके पर्सनालिटी में ऐसे ट्रेट्स हैं तो वो आपके स्वभाव का हिस्सा रहता है। और ओसीडी किसे कहते हैं कि जो किसी समय पर शुरू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इतने सालों तक ओसीडी नहीं था, फिर एक समय आया, जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी महीने में कुछ लक्षण शुरू हुए, तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि इसके पहले नहीं था और अब शुरू हो रहा है। इसका मतलब वो पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं है, तो वो एक डिसऑर्डर शुरू हो रहा है। तो इस तरह से ओसीडी और ओसीपीडी में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कभी कभी तो ओसीडी जो है जिनको होता है उनकी पर्सनालिटी ओसीपीडी जैसे रहती है, तो डबल कॉम्बिनेशन होता है। तो उसकी वजह से भी बहुत परेशानियां आ सकती है। तो जो ओसीपीडी होते हैं, पर्सनालिटी जिनकी वैसी होती है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर्स भी परफेक्ट रहे, परफेक्ट काम करें, परफेक्ट तरीके से चीजें रखें। तो उनके वजह से फिर फैमिली मेंबर्स के साथ तनाव होने लगता है। तो फैमिली मेंबर्स को भी उसका प्रेशर महसूस होता है, और उनके मन के जैसा नहीं होता है तो इनकी भी चिड़चिड़ होने लगती है। तो ये ओसीपीडी और ओसीडी में जो फर्क है ये आपने समझा। तो ओसीडी के कुछ लक्षण जो थे हमने पिछले वीडियो में देखे, कुछ और लक्षण भी है जो मैं आज बताना चाहूंगा। तो वो है फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल होता है। तो उनको लगता है कि मैं कुछ कर बैठूंगी, मेरे हाथ से कुछ हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी घर में बच्चा है, तो ऐसा डर लगता है कि मेरा कंट्रोल छूट गया और मेरे हाथ से बच्चा गिर गया तो क्या होगा। तो ये डर उनको लगा रहता है, तो बच्चे को उठाने से भी वो कतराते रहते हैं। या फिर ऐसा मन में विचार आ जाते हैं, रिपीटेटिव इंट्रूसिव थॉट्स आने लगते हैं कि बच्चे को मारने का मन करने लगता है। कैसा लगता है कि उसको एक थप्पड़ मार दो। तो पर फिर कंट्रोल करने नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, करने के विचार आते हैं और नहीं करना चाहिए, इसमें वो परेशान होने लगते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं मेरा कंट्रोल छूट जाए और मैं कुछ कर ना बैठूं। तो एक माँ थी, उसके तो मन में और भी एक्सट्रीम थॉट्स आ रहे थे। जैसे बच्चा गोद में वो उसको उसको खिलाती थी,
उसे ऐसे मन में विचार आता था कि इस बच्चे को गैलरी से फेंक दूं। उसे बहुत डर लगता था कि कहीं ऐसा मैं कर बैठूं तो क्या होगा। तो ये बहुत ही एक्सट्रीम थॉट है। तो उसको इतना गिल्ट लगता था, उसको इतनी शर्मिंदगी लगती थी कि मेरे मन में ऐसे विचार आते ही क्यों हैं। तो उससे वो परेशान रहती थी और वो बार बार प्रे करते रहती थी भगवान से कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। तो जब तक वो 3 बार 6 बार, या उसका उसका जो लकी नंबर था वो 16 था, तो जब तक वो कोई चीज 16 बार नहीं करती थी तब तक उसे चैन ही नहीं पड़ता था। तो 16 बार प्रे करती थी गॉड, उसमें इतना समय उसका जाता था। तो ये जो सिम्टम है, तो अक्सर ये सिम्टम फिर कैसे हैंडल करते हैं हम लोग काउंसलिंग में। तो हम लोग जब उनसे डिस्कशन कर रहे थे तो हमने देखा कि पिछले 2 सालों से आपको ये लक्षण है और पिछले 2 सालों में आपको डर लगा रहा कि मेरे हाथ से कुछ हो जाएगा, लेकिन एक भी बार हुआ नहीं। इसका मतलब क्या है कि आपके पास 2 साल का प्रूफ है। 2 साल मतलब तकरीबन 700 दिन, 7 या 10 दिन की बात नहीं है, 700 दिन का प्रूफ है आपके पास कि आपका एक भी बार कंट्रोल छूटा नहीं। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली आपका कंट्रोल छूटने वाला है नहीं, सिर्फ आपको डर है कि कहीं कंट्रोल छूट ना जाए। तो ये डिफरेंशिएट करने में हम लोग उनको मदद करते हैं कि ये आपका ख्याल है, एक्चुअली ऐसा नहीं होने वाला है। और मन है तो मन में कोई भी ख्याल कभी भी आ सकता है ना। तो जो फर्स्ट ऑटोमेटिक थॉट है, रैंडम थॉट है, वो तो ऑटोमेटिक होता है, वो किसी को भी कभी भी कोई भी ख्याल आ सकता है। लेकिन जो नेक्स्ट थॉट है, तो जब कोई एक विचार के बारे में फिर हम सोचते हैं दूसरा विचार, फिर तीसरा विचार, तो जो दूसरा या तीसरा विचार है वो हमारा चॉइस है। जैसे कोई एक थॉट आया तो उसको इंपॉर्टेंस देना है या इसको इंपॉर्टेंस नहीं देना है, ये हमारा चॉइस है ना। उसको उसके ऊपर और विचार करना है कि नहीं करना है, ये हमारा चॉइस है। जैसे फॉर एग्जांपल ये विचार आया कि मेरे हाथ से कुछ हो जाएगा, तो अगर इस विचार को आप इंपॉर्टेंस ना दें, ये सोचकर कि अभी तक कभी हुआ नहीं तो अब क्या होगा, तो वो वही उसका इंटेंसिटी कम हो जाता है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर और सोचने लगे कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा, फिर लोग क्या कहेंगे, मैं ये दुख कैसे झेल पाऊंगी, मेरे आगे की जिंदगी कैसे कटेगी, सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो कहां से कहां आप पहुंच सकते हैं विचारों के ट्रैक पर। तो जो पहला विचार है वो तो ऑटोमेटिक है, लेकिन उसके ऊपर अगर आप डेवलप करते गए और विचार करते गए तो आप परेशान होते जाओगे। तो इसीलिए जो भी इस तरह के विचार है जो परेशान करते हैं, तो वो जो ट्रैक है उस ट्रैक को ही छोड़ना है, क्योंकि उस ट्रैक से कोई फायदा नहीं है। तो काल्पनिक विचार है, ऐसा होगा भी नहीं कभी जिंदगी में, तो उसके बारे में सोच के क्या फायदा है। तो जैसे हम लोग अगर ड्राइविंग कर रहे हैं और हमने कोई रॉन्ग टर्न ले लिया और फिर हमें थोड़ी देर बाद ध्यान में आया कि अरे ये तो अलग लग रहा है रास्ता, ये शायद गलत रास्ता है, तो आपने रोक के कहीं पूछ लिया कि, और पता चला कि अरे ये रास्ता तो गलत है, तो आप क्या करते हो, उसी रास्ते पे चलते रहते हो? नहीं, तो आप गाड़ी घुमाते हो और सही रास्ते पे वापस आ जाते हो। तो जैसे रोड पे जो ट्रैक है वो अगर गलत है तो आप रोड बदलते हैं, तो वैसे ही विचारों का जो ट्रैक है, जो काल्पनिक डर पैदा करने वाले जो विचारों के ट्रैक पर अगर आप चलने लग गए हैं, तो वहां जाके क्या फायदा है, परेशानी ही परेशानी है। तो उस ट्रैक को छोड़ना है और जो सही ट्रैक है सोचने का उसको पकड़ना है। तो जैसे लॉजिकली अपने आप को समझाना है कि अभी तक का प्रूफ क्या है मेरे पास कि अभी तक एक भी बार ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसका मतलब एक्चुअली कुछ होने वाला नहीं। और मन में तो विचार रैंडमली आ सकते हैं, लेकिन उस पर एक्शन लेना है या नहीं लेना है, ये चॉइस मेरे पास है, ये निर्णय मेरा है और मुझे समय मिलता है। डायरेक्टली हम थोड़ी एक्शन लेते हैं, तो उसके बारे में सोचते हैं और फिर एक्शन लेते हैं। तो मैं कभी भी अपने आप को रोक सकता हूं, रोक सकती हूं। तो इस तरह से अगर आप अपने आप को सेल्फ काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं, रीएश्योरेंस देते हैं, तो आपका डर कम होने लग जाता है। तो इस तरह से विचारों को आप हैंडल कर सकते हैं। तो ओसीडी में
जब इस तरह से आप विचारों को हैंडल करना सीख जाते हैं, तो जो बेचैनी होती है ये सब करते वक्त, तो दवाइयों का रोल वहां पे होता है कि दवाइयां जो है बेचैनी कम करने में मदद करती है। तो या तो दवाइयां जब चल रही है तो बेचैनी इतनी होती ही नहीं, यार हुई भी तो भी उसको कम करना आसान हो जाता है। तो ओसीडी के इलाज में दवाइयां और काउंसलिंग, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये सबसे बढ़िया काम करता है।